ये बच्चे कौन से खड़े हुए हैं? अच्छा, नहीं टेस्ट तो हमने बड़ा क्लैरिटी के साथ एक मैसेज नहीं दे दिया था कि टेस्ट एक कंपल्सरी एक्टिविटी है। हम अपनी तमाम क्लासेस में ये बात ठीक है ना, ये बात बड़ी क्लैरिटी से आपको बता रहे हैं कि आप टेस्ट दें टेस्ट ना दें, ये एक ऑप्शनल एक्टिविटी नहीं है। या तो आप ऐसा करें कि भाई लिख के दे दें कि मैं अपने रिजल्ट का खुद जिम्मेदार हूँ, टीचर सिर्फ मुझे पढ़ा दे, मुझे मोटिवेट ना करे, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल ना लगाए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि नहीं हम इस क्लास में आए हैं तो इंशाल्लाह ताला हम पहली अटेम्प्ट में पास होंगे और ये वही क्लास है जिसका रिजल्ट अल्लाह ने चाहा, ये कोई मतलब दावे की और उसके लिए बात नहीं कर रहे। ये जब आप खुद ही इस क्लास में बैठे हैं तो ये अल्लाह ने चाहा तो 80% से अबव रिजल्ट होगा। वो जब ही होगा ना कि जब आप टेस्ट देंगे, आप इस पूरे पैकेज को ऑन करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट का पहला टेस्ट है। हमने बाकी सब में भी पहले दफा में वो वार्निंग दे के कर दिया है, लेकिन हमने बड़ा क्लियरली, कुछ बच्चे आप में से शायद बीला पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे आप में से सीला पढ़ रहे होंगे, तो हमने बड़ा क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि अगली टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में हम ये एवेल्युएट नहीं करेंगे कि आपकी रीजन क्या थी, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है एज अ टीचर, एज अ इंस्टीट्यूट हम जेन्युइननेस को नहीं वेरीफाई कर सकेंगे। तो बस एक बड़ा सादा सा प्रोसीजर ये चलेगा कि अगर कोई बच्चा टेस्ट नहीं देगा तो अगले टेस्ट तक की क्लासेस वो खड़े होकर अटेंड करेगा, ठीक है ना। अब ये चॉइस आपकी है, अगर आप एक वीक क्लासेस खड़े होकर ले सकते हैं तो टेस्ट भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप खड़े होकर क्लासेस नहीं लेंगे तो फिर आप टेस्ट भी देंगे, ठीक होगी ना बात। और ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात हम बता रहे हैं, ये प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह ताला। चलिए बैठ जाइए, इंशाल्लाह अगले टेस्ट से हम इसको फिर अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे थे जी हम। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने कहा यार हेड्स ऑफ इनकम कोई भी पढ़ रहे हो तो ये 4 बातें अहम हैं, इन 4 बातों को हमने एवेल्युएट कर लिया। सैलरी रिसीट बेसिस पर टैक्स हो रही थी, रिसीट का क्या मतलब है ये बात हमने पढ़ ली। फिर सैलरी की एक डेफिनेशन आई थी जिसे हमने याद भी करना है, ठीक है ना, जिसका पहला पॉइंट था कि एनी पे, वेज, रिन्यूमरेशन जो भी नाम रख दें ये सैलरी कहलाएगी। दूसरा पॉइंट था कि एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। अब हम पर्क्स की तफसील पढ़ चुके हैं, कन्वेंस, अकोमोडेशन, डोमेस्टिक सर्वेंट, यूटिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन, लाइबिलिटी पेड बाय एम्प्लॉयर, क्या है अपनी, क्या है सेकंड पर्सन की, एसेट ट्रांसफर, इस तरह की सारी बातें चलते चलते फिर आखिर में एक बात की कि अगर इसमें कोई कवर नहीं हुआ तो वो अदर पर्क्स के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जो अमाउंट आपने पे की है इसके वाला उसूल लगाकर उसको टैक्स कर ले, ठीक है ना। फिर हम आगे चले और हमने कहा कि यार अगर अलाउंसेज हुए, अलाउंसेज का मतलब था अगर कैश में पेमेंट हो तो फिर क्या होगा। आजकल हम यही पढ़ रहे थे और इसके ऊपर हमने मेडिकल अलाउंस की बात की थी, ठीक है ना, कि अगर मेडिकल अलाउंस दे दिया जाए तो हमने उसे अलग अलग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया और मेडिकल अलाउंस को हमने ऐसे देखना शुरू किया था कि क्या ये इन अकॉर्डेंस विद वो है, इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या उसके बगैर है, ठीक है ना। हमने कहा जी अगर मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी ये चीजें मिल रही हों तो क्या उसूल है, अलाउंस इज फुली टैक्सेबल और फैसिलिटी इज एग्जेम्प्ट। और अगर ये मेडिकल फैसिलिटी, अलाउंस यही सारा कुछ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक ना हो तो फिर क्या होगा, अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10%। इसका मतलब है अलाउंस के लिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी नहीं है, वो 10% एग्जाम मिल जाएगा। फैसिलिटी के लिए टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है, तो इसी के मुताबिक ये कॉम्बिनेशन हम टैक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर इन्हीं में से कोई और कॉम्बिनेशन आ गया, ये वाली सारी बातें हमने करनी थी और ये सवाल भी सॉल्व कर लिया था, ऐसे ही था, ये वाला भी सॉल्व कर दिया था। लीव एनकैशमेंट, अब सारा जिक्र हो रहा है किसी भी ऐसी चीज के बारे में जो आपको कैश में मिल गई है, ठीक है ना। लीव एनकैशमेंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट इफ इट इज रिसीव्ड बाय
गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो कहते हैं अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फर्ज किया रिटायरमेंट की एज थी 60 ईयर्स, अब इसको हर साल कोई लीव मिल रही थी, लाइक फर्ज कर लें जी 40 लीव थी, ठीक है, इनमें से कुछ छुट्टियां कर रहा था कुछ नहीं कर रहा था और वो अकोमुलेट होती जा रही थी, इकट्ठी होती जा रही थी। अब वो छुट्टियां फर्ज कर ले 365 छुट्टियां इकट्ठी हुई है ओवर द लाइफ, 365 लीव्स इकट्ठी हुई हैं। ये बंदा हुआ 59 ईयर का, इसने देखा यार अभी मेरी एक साल की ये छुट्टियां भी पड़ी हैं, अब तो मैं रिटायर हो जाऊंगा अगले साल। तो इसने कहा कि यार मुझे छुट्टियां दे दें एक साल की और फिर ये छुट्टियों पर ही होगा तो रिटायर हो जाएगा, एक किस्म का ना भी होगा, भले एक दिन के लिए लामतन 2 दिन के लिए आ भी जाए, लेकिन अब ये छुट्टियों पर ही होगा और रिटायर हो जाएगा। अगर ये बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो कहता है कि ये जो इसने छुट्टियां अपनी एनकैश करवाई है ना, ये इसकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। पढ़ते हैं, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट से पहले इज एग्जाम्प्ट, हर बंदे के नहीं, इफ इट इज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वापडा वाला, वासा वाला, जो गवर्नमेंट एफबीआर वाला, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनके लिए। आम आदमी के साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना, ये एक एक्सेप्शन आ गई जनाब। इसके बाद आ गया लीव एनकैशमेंट आ गई, फिर आ गया जी वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। वो पीछे जब फंड का लफ्ज आ रहा था मैं कहता है अभी से पार्क करते हैं, आगे चलेंगे तो फिर अब इनके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब 1 बाय 1 कुछ फंड आने शुरू होंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वर्कर पार्टिसिपेशन फंड एज वर्कर इज फुली एग्जाम्प्ट, कोई लंबी डिटेल नहीं। वर्कर पार्टिसिपेशन फंड एक वर्कर की एक डेफिनेशन है, ठीक है ना, उस डेफिनेशन के तहत 2-3 फंड्स बनते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी और इस तरह के फंड भी बनते हैं। जो वर्कर उस डेफिनेशन के तहत वर्कर आ रहा हो तो उसका एम्प्लॉयर उसकी एक फंड मेंटेन करता है जिसमें प्रॉफिट का एक खास परसेंटेज उसमें डालता जाता है और उसकी सोशल सिक्योरिटी भी पे करता है। आप देखते हैं कि मुल्क के अंदर आपको नजर आते हैं कुछ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जहां पर सिर्फ इन वर्कर का इलाज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये उनकी वो जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड है उसके ऊपर इनका इलाज हो रहा होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बड़े से बड़ा इवन हार्ट सर्जरी तक फ्री हो रही होती है। इसी तरह उसमें से कुछ उस फंड में मेंटेन होकर कुछ पैसे भी वर्कर को मिल सकते हैं। अब क्योंकि ये ऑलरेडी गरीब लोग है, वर्कर की डेफिनेशन वही है जो मिनिमम वेज के पास बंदा होगा, इसलिए इनको क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। सैलरी इनकम ऑफ, ये कौन लोग हैं जो समुंदर में जहाज शिप को ऑपरेट कर रहे हैं, शिप पे काम करने वाले सारे लोग, वो जो शिप का अमला है ना उसको कहते हैं। अब समुंदर की लाइफ भी एक बड़ी सेक्रीफाइस लाइफ होती है, बड़ी मुश्किल लाइफ होती है। इनको भी एक इंसेंटिव दिया गया कि इन सबकी सैलरी भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एक मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, समुंदर के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, समुंदर में जाके जिंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं, ठीक है जी। लेकिन कब, किसकी, ऐसी शिप जिसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लगा। शिप के ऊपर फ्लैग लगने का मतलब है किस कंट्री की शिप है, ठीक है। वर्किंग ऑन ए पाकिस्तानी फ्लैग वेसल फॉर 183 डेज और मोर ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, लेकिन वो 183 दिन शिप पे रहो, एक किस्म पे शिप का रेजिडेंट हो गया ना, 183 डेज में तो बंदा रेजिडेंट हो जाता है, ऐसे ही ना। अब जो बंदा साल में 183 दिन शिप में जिंदगी गुजारता है, बड़ी मुश्किल लाइफ है, वो कहते हैं चलो इसकी सैलरी क्या हो गई है, एग्जेम्प्ट हो गई है। और वर्किंग ऑन अ फॉरेन वेसल, अगर कोई पाकिस्तानी वर्किंग ऑन अ फॉरेन वेसल प्रोवाइडेड that such income is remitted to Pakistan not later than 2 months of the relevant tax year through normal banking channel। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को हमेशा से ना एक छोटा सा लालच रहता है, किसका, फॉरेन रिजर्व्स का। वो कहते हैं चलो यार अगर कोई पाकिस्तानी बंदा, अब जैसे ये वाला एक है पाकिस्तानी शिप पे काम कर रहा है, एक है किसी फॉरेन शिप पे, फॉरेन वेसल पे काम कर रहा है। वो कहते हैं फॉरेन वेसल पे काम करने का मतलब है पाकिस्तान का तो मुलाजिम नहीं है, ये तो किसी और कंट्री की शिप का मुलाजिम है। वो कहता है नहीं, इसको भी, अब इसको तो सैलरी मिल रही है डॉलर में, फॉरेन करेंसी में। तो कहता है ये नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाले चैनल से, हुंडी से नहीं, आजकल तो वो जरा सख्ती भी हुई है हुंडी वाली, ठीक है ना, नॉर्मल स्टेट
स्टेट बैंक के चैनल से पैसे भेज दे तो क्या होगा, डॉलर गवर्नमेंट को मिल जाएंगे, इसको रुपीज में पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा, पाकिस्तान को थोड़े फॉरेन करेंसी रिजर्व मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि अगर नॉर्मल बैंकिंग चैनल से ये बंदा भी 2 महीने के अंदर अंदर अपनी तनख्वाह भेज दिया करे पाकिस्तान, तो वो वाली इनकम भी इसकी टैक्स पे से क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल। लेकिन ये दोनों बातें हमारी कोई बात उससे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं। अलाउंस एटसेट्रा टू द पर्सन वर्किंग आउटसाइड एंड अलाउंस आर पर्क्स पेड और अलाउड as such outside Pakistan by the government to a citizen of Pakistan for rendering service outside Pakistan paid by government। इसका तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हो रही है। कोई पाकिस्तान आर्मी के लोग किसी कंट्री में डेपुटेशन के ऊपर गए हुए, कोई वापडा के लोग किसी डेपुटेशन पे किसी और कंट्री में गए हुए, कोई पाकिस्तान रेलवे के लोग किसी और मुल्क में गए हुए, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं। वो कहता है अगर उनको वहां कोई पर्क्स या अलाउंस दिया जाए तो दैट इज एग्जेम्प्ट आउटसाइड पाकिस्तान अगर दिया जाए। अच्छा जनाब, ये छोटी छोटी बातें, ये इसमें से इंपॉर्टेंट बात अभी कोई नहीं। कामरान रेजिडेंट इन लाहौर पाकिस्तान हैज वर्क फॉर स्टार प्रोडक्ट लिमिटेड SPPL, a manufacturer of home appliances for the year ended 30th June 2020 his income, वो कहता है इसकी इनकम क्या है, ये है। अभी जो कुछ हमने अब तक पढ़ा थोड़ा सा इसको क्वेश्चन की शक्ल में खड़ा करते हैं। His basic salary during the year was 1,50,000 per month। निकाल लें जनाब को। सबसे पहले उस तरह करते हैं, सबसे पहले ऊपर हमने क्या लिखना है, इस बंदे का नाम लिखना। लिखे जनाब, क्या नाम आ रहा है जिसका, मिस्टर कामरान, और उसके नीचे लिखें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये आपकी पहली लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई, ये तीसरी लाइन आ गई। यहाँ आप कहते रहते हैं कि ठीक है, लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं वहां नहीं लिख रहे आप ये बातें हैं? नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं लिख रहे। जी जनाब, इसको क्यों टैक्स लगा दें, ऐसे सोचना शुरू करना है आपने, इस पर क्यों टैक्स लगा दें। पॉइंट नंबर 1 की वजह से, एनी पे वेज रेन्यूमरेशन, उस पर टैक्स लगना है ना। बेसिक सैलरी कितनी है जी, 1.5 लाख रुपया सालाना के पर मंथ, पर मंथ। कोई सैलरी शुरू करने और जॉब शुरू करने और खत्म करने का तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है साल की सैलरी कितनी हो गई, 18 लाख रुपया टैक्सेबल। ठीक होगी बात जी, चलें भाई लिख लें। किसका इंतजार करें हैं, किसका इंतजार करें भाई, उसने नहीं आना आज, बारिश हो गई। अच्छा जी आगे चलते हैं। नंबर 2, SPPL has provided him accommodation in DHA Lahore, has provided accommodation, accommodation के रूल लगे, ठीक है ना। कंपनी will have to pay 500,000 per annum if such accommodation was not provided। दोनों चीजें गिवन है, बेसिक सैलरी भी गिवन है, the amount which would have been provided if such accommodation was not provided, ठीक है ना। अब हमने काम कैसे करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, यहाँ लिखना हमने accommodation, accommodation। अब लिखना है जी बेसिक सैलरी कितनी है जी, 18 लाख, इसका लेना है 45%, 8,10,000। कैश कितना मिलेगा, 5 लाख, विच एवर इज हायर, हायर कितना है, 8,10,000 ऐड हो गया। ठीक होगी ना बात, 8,10,000, कहीं लिख भी दे तो ज्यादा अच्छी बात है, विच एवर इज हायर। यही तरीका है, वही सिखाने की कोशिश करें। ये तो सवाल है सिंपल फॉर्मेट, फॉर्मेट को ये सब कुछ वही है, मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आप जो कह रहे हैं मैं वो भी एक प्रोवाइड कर दूंगा आजकल में, ठीक है ना, वो भी प्रोवाइड
एलिमिनेट कर दूंगा, लेकिन असल में ये वही है। ये पता चल रहा है कि हमने अपने 4 कॉलम बना रखे हैं अपने जहन में, ठीक है। एक कॉलम है जिसमें हम ये बातें लिख रहे हैं, एक कॉलम है जिसमें हम ये वर्किंग कर रहे हैं, और एक फिर इनर कॉलम है जिसमें हर वो कैलकुलेशन करेंगे जो विच एवर इज हायर वाली बात आएगी, और एक एक्सटर्नल कॉलम है जिसके अंदर हमने टैक्सेबल इनकम को उठाकर ले जाना है। कुछ चीजें होंगी जो ये वाला कॉलम यूज नहीं कर रही होंगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाय फ्ला करके वो आगे चली जाएंगी, या एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, या टैक्सेबल हो जाएंगी। और कुछ चीजें जहां भी विच एवर इज हायर का कॉन्सेप्ट लगेगा वहां हमें ये वाला कॉलम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अगर लिख दें, यहाँ अगर आप लिखना चाहें एग्जाम में तो विच एवर इज हायर भी लिख दें, वरना यहाँ विच एवर इज हायर आपने खुद ही पिक कर लिया, कोई फर्क नहीं है। लिख देंगे तो और बेहतरी हो सकती है, लेकिन जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड टेलीफोन अमाउंटिंग to rupees 2,75,000 are paid by SPPL. SPPL deducted 75,000 against this facility. Actually one by one, अब एक अच्छा सवाल तैयार करने का तरीका क्या है? एक ना आप पूछ रहे सॉल्व करने का तरीका क्या है? इस सवाल से हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकाल सकते हैं, पहले ये समझने की जरूरत है। पहली पॉइंट आया, आप दोबारा अगेन एंड अगेन किताब पर जाना सीखें, जहां से आप याद कर रहे हैं। स्लाइड हो सकती है, बुक हो सकता है, पहले जाके अपने आप से पूछें मैं ये ट्रीटमेंट क्यों कर रहा हूं। अभी मैंने डायलॉग बोला था पॉइंट नंबर 1 की वजह से कर रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए मैं एग्जेम्प्ट कर रहा हूं तो कहां लिखा है, मैं टैक्स लगा रहा हूं तो कहां लिखा है, और उसको दोबारा नजर डालकर आए, ठीक है ना। सैलरी का पॉइंट नंबर 1 पर नजर डालें, शाबाश, निकालें आई कैप की बुक। इसीलिए मैंने आपको कहा इसको हाईलाइट करें, इसको इस किताब को सिंगल साइडेड हमने किया ना, ये किताब आपकी ऐसी तैयार होनी चाहिए आप जब इस पेज पे जाएं ये फौरन अल्लाह के निजाम से आपको सारी चीजें रिकॉल करवा देगा। पॉइंट नंबर 1 नजर आ रहा है जी अब। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, यूटिलिटी बिल। चले जनाब यूटिलिटी बिल वाला पॉइंट निकालें। क्या लिखा हुआ है वहां पर? वहां लिखा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट। अब यहीं से फॉर्मेट पता चल रहा है असल में, ठीक है ना। जहां वो प्रोविजन लिखी हुई है ना वहीं से फॉर्मेट पता चल रहा है कि क्या करना है। जैसे इससे पहले फॉर्मेट क्या चलना था, विच एवर इज हायर, ये वहीं से पता चल रहा है, ठीक है ना। अब आपने लिखा जी यूटिलिटी, अब यूटिलिटी में कैलकुलेशन तो कोई नहीं है ना। अब मैंने यहां ये अमाउंट लिखी, कितनी, 2,75,000 पेड बाय एम्प्लॉय, कितनी, 75,000। अब ये बात कहां से पता चल रही है? प्रोविजन से ही पता चल रही है कि इसमें से ये माइनस करनी है, तो बाकी क्या रह गया, 2 लाख, पूरा 2 लाख रह गया। बात समझ आ गई? सबसे मुश्किल काम शुरू में यह है कि आप इस टेक्निक पर ट्रांसफर हो। आपको लगता है यार ये बात तो मुझे पता ही है, नहीं पता है, ठीक है। हमने प्रोटोकॉल यही सीख रखा है कि जब हमने तैयारी करनी है, जब हम स्टूडेंट के एंगल से इसको भी तैयार कर रहे हैं तो इसका एप्रोप्रिएट वे क्या है, पहले प्रोविजन पे जाएंगे, उसे रीड करेंगे, फिर वापस आकर सवाल को सॉल्व करेंगे। अच्छा जनाब, लोन ऑफ रुपीज 300,000 which Mr. Kamran has obtained from previous employer was settled by SPPL and nothing was charged to Mr. Kamran. अब पहली बात आपने देखी ना, जब मैंने पढ़ा लोन ऑफ रुपीज 300,000 तो आपके ध्यान ने फौरन से एक बात की कि ये तो 10 लाख से छोटा है। आई बात ध्यान में कि ये 10 लाख से छोटा है? नहीं, केयरफुली रीडिंग करनी है। ये 10 लाख के लोन एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, वो वाली प्रोविजन नहीं है, ये तो थी वेवर ऑफ ऑब्लिगेशन। अब वेवर ऑफ ऑब्लिगेशन में 2 बातें, चले पहुंचे वहां पर, किताब पे पहुंचे, वेवर ऑफ ऑब्लिगेशन पे पहुंचे, शाबाश, वेवर ऑफ ऑब्लिगेशन पे पहुंचे जनाब। क्या लिखा हुआ है वहां पर? 2 बातों का जिक्र हो रहा है वेवर ऑफ ऑब्लिगेशन में, 2 बातों का जिक्र हो रहा है।
ऑब्लिगेशन वेव कर दे। एम्प्लॉयर ने खुद लोन दिया हुआ था और उस लोन को क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, सारा वेव ऑफ कर दिया, आधा वेव ऑफ कर दिया, व्हाटएवर, ऐसे है ना। अब क्या हुआ, दूसरी ऑप्शन वही लिखी हुई है, दो सबसेक्शन है ना यहाँ लिखे हुए। दूसरी ऑप्शन क्या है, अगर थर्ड पार्टी की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे कर दे, फिर मैंने उस वक्त आपको एक लफ्ज बोला था, और एम्प्लॉय से चार्ज ना करे। जाहिर है जब हम कहते हैं ना एम्प्लॉयर पे कर दे, तो इसका मतलब है कि आपसे नहीं लेने, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए कह रहा हूं। देखिए जरा, लोन ऑफ रुपीज 300,000 which Mr. Kamran has obtained from previous employer was settled by SPPL and nothing was charged to Mr. Kamran। ठीक है, सारे का सारा लोन किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने। तो क्या लिखूं, लोन पेड बाय, लोन पेड बाय एम्प्लॉयर। अब कुछ वर्किंग नहीं करनी, सारे का सारा लोन क्या हुआ, 3 लाख रुपए का 3 लाख कहां चला गया, इनकम में चला गया। पहले तो इसे समझना, ये तो सीधी स्ट्रेट आ गई। लेकिन अब हमने इसे 360 पे भी देखना है। एग्जामिनर जनाब अपनी आई पे आ गया, हमें थोड़ा घुमाना शुरू कर दिया। अब इसी लफ्ज को जरा मैं रीड्राफ्ट करने लगा हूं। लोन ऑफ रुपीज 300,000 which Kamran has obtained from previous employer was settled by SPPL and rupees 10,000 per month will be deducted from Kamran's salary। अब ये प्रोविजन वेवर ऑफ लाइबिलिटी से तो निकल गई है, कोई लाइबिलिटी वेव नहीं हो रही है, किसी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी कोई पे नहीं हो रही है। ये यहां से निकल के कहां चली गई है, लोन में चली गई है। इसका मतलब है एम्प्लॉयर ने मुझे 3 लाख का लोन दे दिया है इंटरेस्ट फ्री। अब देखना ये 10 लाख से ऊपर तो नहीं चला गया। अगर ये 10 लाख से ऊपर चला जाता तो फिर वो वाली प्रोविजन लग रही होती, ये वाली प्रोविजन ना लग रही होती। तो मक्खी पे मक्खी मार के नहीं आ जाना। हमने देखना है कब कौन सी प्रोविजन लग रही है। अगर यहां कहता लोन ऑफ रुपीज 3 मिलियन, एक सिफर और लगा देते हैं, 30 लाख रुपया, which Mr. Kamran has obtained from previous employer was settled by SPPL and rupees 100,000 will be deducted from Kamran's salary। लाख रुपए की किस्त कटनी शुरू हो गई, 30 लाख का लोन आ गया इंटरेस्ट फ्री। अब जरा इस बात को सॉल्व करने की कोशिश करें कि अगर ये वाली बात लिखी होती तो क्या हो रहा होता। देखिए अब चूंकि डेट कोई नहीं है, इसका मतलब है जुलाई में ये काम हुआ, फर्ज कर लें, ठीक है। तो पहला महीना जुलाई का महीना, ठीक है, कितना लोन आया, 3 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 1/12, एक महीना ऐसा चला, ठीक है ना। अगले महीने लोन रह गया 29 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 1/10, उससे अगले महीने 28 लाख, क्योंकि लाख रुपया तो मैं मेरी सैलरी से कटता जा रहा है, उसका थोड़े में लोन ऐड होगा मेरी सैलरी में, ऐसे आपको करना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन की कैलकुलेशन आ रही है, ये सैलरी में ऐड हो रही होती है, क्योंकि अब थर्ड पार्टी का लोन का कोई चक्कर नहीं है। जब मैंने ही पैसे देने तो एम्प्लॉयर ने तो मुझे लोन दिया है, ऑब्लिगेशन वेव ऑफ तो ही नहीं है। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? जाहिर है एग्जामिनर इसे इतना मुश्किल नहीं करके बनाएगा। मैंने आपको हर महीने की इंस्टॉलमेंट बना दी। एग्जामिनर ने अगर ये कॉन्सेप्ट डालना भी होगा तो कहेगा कि क्वार्टरली 5 लाख की इंस्टॉलमेंट कटवा रहा है, ताकि 4 इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन बन जाए। बात समझ आ गई है? अच्छा जनाब, डिश वॉशर हैविंग मार्केट वैल्यू of rupees 1,25,000 was given to Mr. Kamran at a discount of 70 assets transferred। निकालें प्रोविजन, शाबाश, assets transferred की प्रोविजन निकालें।
वो प्रोविजन में लिखा अगर कोई भी चीज, कोई एसेट, कोई गुड्स, कोई सर्विसेज सब्सिडाइज दे दी जाए तो, क्योंकि कंपनी क्या करती है, ऊपर लिखा मैन्युफैक्चरर ऑफ होम अप्लायंसेज, घरेलू चीजें बनाती है। डिश वॉशर किसे कहते हैं? मशीन, बर्तन धोने की मशीन को, ठीक है ना। डिश वॉशर तो एक मशीन एसेट ही है ना। ये तो अगर सर्विस भी कोई प्रोवाइड कर दे, तो हमने कहा था, जैसे हमने वहां एग्जांपल ली थी कि अगर कोई बंदा किसी आर्किटेक्ट की कंपनी में काम करता है और वो कहता है हम आपको मैप जो है ना वो फ्री बना देंगे या सस्ता बना देंगे, ठीक है। अब डिश वॉशर की कीमत थी 1,25,000 और वो 75% डिस्काउंट पर मिल गई। तो सबसे पहले तो रेलिवेंट प्रोविजन में जाके देखना है, हमें फॉर्मेट नहीं चाहिए, वही फॉर्मेट लिखा हुआ है। कैसे कैलकुलेशन होनी है? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। फेयर मार्केट वैल्यू, डिश वॉशर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 1,25,000। एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉय 25%, 1,25,000 का 25%, 31,000। बाकी क्या बचा? कितना? 93,750। और किसी बच्चे ने क्या किया, 1,25,000 का डायरेक्ट 75% ऐड कर दिया, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको क्वेश्चन बिल्ड होता नजर आ रहा है? जो सारा कुछ पढ़कर आए हैं एग्जाम में, उसका सवाल किस तरह आता है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा जनाब, a medical allowance of 15% of his basic salary. The term of employment do not provide for free medical treatment or hospitalization or any reimbursement of such expenses. और कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ 15% दे रहे हैं। 15% तो नहीं दिया जा सकता, चलो 10% दिया जा सकता है। तो एम्प्लॉय सैलरी का, बेसिक सैलरी का 5% ऐड कर दें, या पहले टोटल 15% लेके उसमें से 10 को एग्जेम्प्ट कर दें। बात तो एक ही है। तो हमारी सैलरी है कितनी? मेडिकल अलाउंस का 5% ले लें जनाब, तो डायरेक्टली 90,000 ऐड कर दें। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? SPPL provide him a car for official and personal use. 5% वाली कैटेगरी आपकी। SPPL has obtained the car by way of finance lease and its fair market value at the time of lease worth 1.6 million. Lease rental paid during the year worth, इनकी तो जरूरत कोई नहीं है। रेंटल में प्रिंसिपल कितना पे किया, रेंटल में इंटरेस्ट कितना पे किया, ये सारी बातें इररिलेवेंट। सिर्फ एक चीज चाहिए थी, क्या? फेयर मार्केट वैल्यू। दूसरी चीज चाहिए थी गाड़ी कौन से पर्पज वाली है, 0%, 10%, 5%। इसका मतलब है 16 लाख का 5% लगाए, 80,000 रुपया कर दिए। बात समझ तो नहीं आ गई? आ गया? चलें जनाब। SPPL reimburse his ₹20,000 per month being school fee of his children. ये एक्स्ट्रा लगाओ। अच्छा, वो कहता है 20,000 रुपया पर मंथ बच्चों की फीस रीइम्बर्स होती है। इसका मतलब है हम पे कराते हैं और वो बाद में पे कर देता है। क्यों टैक्स लगाते हैं इस पे? क्योंकि लिखा होता है एनी ऑब्लिगेशन, अगर एम्प्लॉयर पे कर दे, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे कर दे, तो वो भी सैलरी है। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2,40,000, ये भी ऐड हो गया सर। ऐसे ही है, कर लिया? आगे चले। SPPL gave him a loan of 1.5 million on 1st July 2019 at 6% markup। 4%, 6% तो पे हो गया, सब्सिडाइज 4% सब्सिडाइज। और कब लोन लिया? 1 जुलाई। इसका अंदर पूरा साल ही है। कोई वापसी का जिक्र नहीं हो रहा, 15 लाख का 4%। नहीं, होम अप्लायंसेस बनाते हैं, वही कह रहा हूँ ना।
ही डालते हैं उसको, क्या मर्जी डाल, नहीं पेमेंट डाल दे, दोनों डाल दे, उसूल तो एक ही लगता। ये बात समझ आ गई थी? वो कौन से सरकार हैं जब इस पर टैक्स ना लगता, या तो लोन 1 मिलियन से कम होता, या इस बंदे का प्रोविडेंट फंड में इतने पैसे पड़े होते और ये उस प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट एम्प्लॉयर से ना ले रहा होता। ऐसी है ना हाजी साहब होते। SPPL paid him 100,000 in lieu of his unavailed recreational leave. Unavailed recreational leave का क्या मतलब है? वो कहता है कि यार रिक्रिएशनल लीव थी, छुट्टियां मिली और एम्प्लॉयर ने कहा कि यार सब लोग छुट्टियां मनाएं थोड़ा सा। उन्होंने कहा जी नहीं, यहाँ काम पड़ा है मेरे डिपार्टमेंट में, तो एक तो वो गया भी नहीं है, और जो रिक्रिएशनल वहां लोगों को थोड़े से पैसे मिले हैं वो भी इसके ऊपर खर्च नहीं हुए, तो एम्प्लॉयर ने ये दोनों मद में इसको 1 लाख रुपया पे कर दिया। ये भी सैलरी में ऐड हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्शन में तो कहीं नहीं हमने पढ़ाई। He won the best employee award of SPPL in the form of laptop having fair market value of rupees 1.5 लाख, एसेट ट्रांसफर, ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप मिला, उसका जो मर्जी नाम रखते हैं, बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड या वर्स्ट एम्प्लॉई अवार्ड, ठीक है ना, क्योंकि जिसे मिला अगर उसे काम इस तरह लेना है कि यार अब आपका लैपटॉप है, बाकी काम घर जाके कर लेना, तो ये वर्स्ट एम्प्लॉई अवार्ड है, ठीक है ना, ये बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड नहीं है, लेकिन लैपटॉप मिला है, ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, लैपटॉप मिलने से मुराद है, यहाँ लिखा इसलिए लिखा ही वॉन द बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड, उसकी मलकियत गया है। एक एम्प्लॉयर कहता है जनाब ये आपको ऑर्गेनाइजेशन लैपटॉप दे रही है, इट इज फॉर ऑफिशियल पर्पज, ये गाड़ी की तरह इफ इट इज फॉर ऑफिशियल पर्पज तो फिर तो ये मेरी सैलरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ड्यू टू एस्केलेशन ऑफ फूड प्राइसेस अ लम सम अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 वाज पेड टू हिम इन जून 2020। डियरनेस अलाउंस, जैसे महंगाई अलाउंस कह रहे थे, एक दफा पर मंथ नहीं है, साल में एक दफा 50,000 रुपया मिला है महंगाई अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ऐड हो गया जी। नहीं, लैपटॉप पे बैठ के थोड़े जाना, खैर जो नहीं, लैपटॉप पे नहीं लगेगा, लैपटॉप का कोई ऐसा उसूल नहीं है, ठीक है ना। अगर घर आप लेके भी गए हैं तो प्राइवेट लीव इसका कोई यूज नहीं है, आपने दफ्तर का ही काम करना है जाके घर के, ठीक है। ये आप कहते हैं कि अगर आपने कोई इसका ऑफिशियल एंड पार्टली वो है भी, हम समझे कि यार नहीं घर में तो मैं जाके मूवी देख रहा हूँ इस पे या कोई और काम कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की कोई प्रोविजन हमें नजर नहीं है, ठीक है ना। कंप्यूट मिस्टर कामरान टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2020। कुछ कहानी समझ आई है कि नहीं आई? जितना हमने अभी तक सैलरी पढ़ा है उसमें से ये फुल फ्लेज सवाल अब हमारे सामने आ गया, ऑलमोस्ट सारी प्रोविजन हमने इसमें बिल्ट इन भी कर ली। अब आपने करना यही है, यहाँ आपको मैं समझा रहा हूँ, ये मैंने तो साथ साथ सॉल्व करवा दिया ना, मैं आपको यहाँ ये समझा रहा हूँ, इसमें लेक्चर में ऐसे मैंने बनाया ऐसे हुआ है कि पहले आपने एक मरतबा एग्जाम में मोटा मोटा पढ़ लिया, ठीक है, अब आपने सॉल्व करना शुरू किया तो 1 बाय 1 एक प्रोविजन पकड़ेंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी पकड़ेंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर एक वक्त में एक प्रोविजन सॉल्व कर रहे होंगे, हमारा ध्यान सारा उस प्रोविजन के ऊपर होगा जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। टोटलिटी में कोई काम नहीं हो रहा, एक प्रोविजन सामने आई या कन्वेंस आई या यूटिलिटी आई या कोई बात आई, एक एक करके आप इसको सॉल्व किए जा रहे हैं। ये आपके पास आ गया जनाब मिस्टर कामरान, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2020, बेसिक सैलरी 18 लाख आ गई, जरा टैली कर लें आप। अकोमोडेशन 8,10,000 चली गई, अच्छा जनाब, और क्या आ गया? यूटिलिटी पेड बाय एम्प्लॉय, वो भी आ गया हमारे पास जी। फिर क्या आ गया जी? लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय एम्प्लॉयर, वो 3 लाख वाली जो अमाउंट आती थी। फिर आ गया एसेट ट्रांसफर, फेयर मार्केट वैल्यू थी 1,25,000 डिशवॉशर की और 31,250 जो है वो एम्प्लॉय ने पे किए थे, 93,750 ऐड हो गया सैलरी में हमारे। और फिर आगे चले तो मेडिकल अलाउंस मिला था 3,24,000, 15% ऑफ 18 लाख, एग्जाम टू 18 लाख का 10%, 1,80,000, ओवर एंड अबव जो है 1,44,000 सैलरी में ऐड होगा। एक बच्चे ने डायरेक्टली 5% ले लिया 18 लाख का,
बच्चे ने डायरेक्टली 5% ले लिया, ठीक है ना। तो ये भी नबी आना चाहिए। असेसमेंट है तो असेसमेंट का तो 2 दिन पहले लेना हमने। सिलेबस तो सॉरी असेसमेंट तो हमने 4था टेस्ट नहीं असेसमेंट कहलाना। अभी तो एक टेस्ट हुआ है नहीं, पहले पता क्या आपने जो हमें सिस्टम बताया उसमें बताया कि एक टेस्ट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। अभी जो एक टेस्ट हुआ है ना इनका पहला टेस्ट ये जो परसों सैटरडे गुजरा है उस पर फर्स्ट टेस्ट हुआ है। ठीक है ना, और वो रिकंसाइल ही होगा, ठीक है ना। जाहिर है इससे फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, लेकर देखिए ना, इसीलिए इससे तो पता चल रहा है तुम लोग काम नहीं कर पहले 18 लाख का ले 15%, 2,70,000, उसमें से 1,80,000 माइनस करें, 90,000 ही आएगा, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा जी, कन्वेंस कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितनी थी? 16 लाख, इसका ले लिया 5%, ठीक होगी बात। अच्छा, रीइंबर्समेंट ऑफ स्कूल फी 20,000 का मल्टीप्लाइड बाय 12, फिर आ गया सब्सिडाइज लोन का 4% ले लिया, 60,000 आ गया। अनपेड रिक्रिएशनल लीव्स 1 लाख डायरेक्टली ऐड हो गया। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, फेयर मार्केट ऑफ लैपटॉप, एम्प्लॉय ने तो कुछ नहीं पे किया लैपटॉप में, ये सारा ऐड हो गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मैं कह रहा हूँ बार बार आपने सोचना है अपने आप से, हम किसी बात को क्यों ऐड कर रहे हैं। बार बार आप सैलरी की डेफिनेशन पर जा रहे हो और वहां से पूछ रहे हो कि यार हमने इस बात को क्यों ऐड किया, तो पता चला यार कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कहाँ लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था। एनी पे, वेज, रिन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, ओवर टाइम पेमेंट, बोनस, कमीशन, ग्रेजुएट वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, और फिर आगे एक और पॉइंट आ गया था अलाउंसेस में देखिए जी, एनी अमाउंट ऑफ अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, वो जो एजुकेशन वाली बात आ रही थी मैं बार बार कह रहा हूँ, खुद से हमने पूछा है, मैं इस पे टैक्स लगा रहा हूँ, कहाँ लिखा है आपको पता चल रहा हो। जैसे आपको पता चलना शुरू होगा समझे आपकी तैयारी शुरू होगी। अब आपका क्वेश्चन तैयार है, इसका मतलब है आज जाकर आप इसको कंप्लीटली दोबारा सॉल्व करेंगे जी। अच्छा, अभी कोई टाइम की कोई आपने वो अभी सोचना नहीं है, ठीक है ना। अभी जितना मर्जी टाइम लग रहा है, बिकॉज हम अभी तैयारी पकड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं एक प्रोविजन पढ़ के वापस किताब पे जाएं, उसको वहां से पढ़ें, ठीक है ना। इसका मतलब है टाइम कैलकुलेशन नहीं हो रही है, अभी सिर्फ लर्निंग हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। जब उधर जाएंगे फिर करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट के पेपर में थोड़ा सा टाइम प्रेशर होता है, इसलिए अच्छा सवाल है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन टाइम जब लगाएंगे जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन को टाइम लिमिट में करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, क्या आप लोग एक फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हैं? हमने शुरू की ओरिएंटेशन सेशन में ये बात की थी कि अगर आप कोई अपना एक टाइम फिक्स कर लेंगे, सारी क्लास डिसाइड कर ले कि हम रात इतने बजे टेक्स्ट पढ़ रहे हो, जैसे सुबह 6 बजे से 7 बजे टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, या 9 से 10, चले आज बच्चे एब्सेंट है ना, कल भी एब्सेंट ही होंगे, तो परसों बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। परसों इस पे बात करेंगे। अगर आप एक टाइम डिसाइड कर लेंगे तो मैं इंश्योर कर दूंगा कि उस टाइम में अगर आप कोई मेरे से व्हाट्सएप पे एक बात पूछ रहे होंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप अलग अलग टाइम पे पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिए, अपना एक टाइम फिक्स कर लें। असल में वो जो टाइम फिक्स करने का एक माइंड साइंसेस का इम्पैक्ट है, हम चाहते हैं आप वो ऑब्जर्व करें। एक बच्चा वो रोजाना कंसिस्टेंटली 1 घंटा
पढ़ लेता है कोई भी एक टाइम लगा के, ये उस बेनिफिट में से नहीं गुजर रहा जो अल्लाह ने इस मशीन के जरिए इसको दिया हुआ है। अगर ये अपना टाइम फिक्स कर ले, कोई भी 1 घंटा जो आपको सूट करता है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली उसी टाइम पे पढ़ना शुरू कर दें, तो 10 दिन गुजरेंगे, आपको इस कंसिस्टेंसी के कुछ ऐसे फायदे नजर आएंगे कि आप रिमेनिंग सारी जिंदगी ये सोचेंगे कि यार काश ये बात हमें पहले पता होती, और फिर आप उस हैबिट को अपने साथ कैरी करेंगे। अल्लाह ने हमारी बॉडी को, हमारे निज़ाम को बड़ा सोफिस्टिकेटेड बनाया है। इसके अंदर डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर डिफरेंट तरीके से ही ऑपरेट हो रहा है। उनमें से एक राज में ऐसे राज ये है कि आप कोई भी काम अगर एक फिक्स टाइम पे कर रहे हैं तो कुछ अरसे के बाद आप उस काम को किए बगैर रह नहीं पाते हैं। वो काम आपकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाती है। इसलिए मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि सबसे पहला काम ये करे। मैं ये नहीं कह रहा था सारी रात पढ़े तो फुला करे, ये आपको पता है ये वाला टीचर मैं नहीं हूं। मैं तो पहले दिन कहता यार 1 घंटा जहां पूरा हो जाए किताब बंद करें, बाकी अल्लाह के हवाले है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो 1 घंटा फिक्स कर लें, 10-15 दिन ऐसे गुजरे आप खुद ही इसके कायल हो जाएंगे। किसी दलील की, किसी चीज की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दलील तो जब देनी पड़ती है ना, जब आपको विजिबल नहीं होगी, चेंज विजिबल नहीं होगी। चेंज इतनी विजिबल होगी कि आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन करेंगे तो फिर ऐसा होगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे। आज आपके जिम्मे यही वाला सवाल है, दोबारा सॉल्व करना है।